हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और मैं पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे और मैं पढ़ा रहा था। ओके, दैट्स ओके। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने तीन मॉडल देखा, जेजेन-थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते थे और गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट, तीन नाम से जाना था। उसके बाद हमने बोर्स मॉडल देखा। ओके, रदरफोर्ड ने बोला था कि इस एटम का मोस्ट ऑफ मास कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस पे। ओके, और उस मोस्ट ऑफ मास एटम का न्यूक्लियस पे होता है और उसका मोस्ट ऑफ पार्ट एटम का इम्प्टी होता है। और उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहा होता है और ओके रिवॉल्व कर रहा होता है एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने के कारण, जो मैक्सवेल ने थ्योरी दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, बोला था कि अगर कोई ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करने के कारण वो अपना एनर्जी लॉस करेगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में जाके फॉल कर जाएगा और जिस कारण एटम अनस्टेबल हो जाएगा। और ऐसा होता नहीं है। तो इस बात की नील बोर्स ने बोला था कि ये बात सब सही है, न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ पार्ट होता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये सब बात सही है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसका ऑर्बिट फिक्स्ड होता है। ओके, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के कारण वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, बल्कि वो अपना एनर्जी गेन करता है तो अदर हायर स्टेट में चला जाता है और वहां से लॉस करता है तो लोअर स्टेट में जाता है, लेकिन वो एटम के न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता है, जिस कारण एटम स्टेबल होता है। तो अब हम कुछ नील बोर्स के थ्योरी के बेसिस पे, हम नील बोर्स के पोस्टुलेट के बेसिस पे हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नील्स बोर्स। सबसे पहले हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके पास चार्ज है प्लस का Ze, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। इस रेडियस इसका डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस है r, और इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से इधर, टेंजेंशियल वेलोसिटी v से इधर रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास भी चार्ज है प्लस Ze, जिसका उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो वो फोर्स के वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई f0 q1 Ze इंटू ए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E अपॉन ए डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, और यहां से बोल सकते हैं अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास सेंटर के टुवर्ड्स एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ओके, सेंटर के टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई r। तो हम यहां से लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई r। ओके, और नील्स बोर्स ने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज होगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा? क्वांटाइज हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, और ये किसके बराबर हो जाएगा? NH अपॉन 2 पाई। ओके, वेयर H इज अ प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू कितना होता है? तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 के आसपास इसका वैल्यू होता है। ओके, गॉट माय पॉइंट। ओके, नाउ कमिंग टू, अब इन दो इक्वेशन का यूज करके हम रेडियस निकालेंगे। ओके, इन दो इक्वेशन का हम यूज करके रेडियस निकालेंगे। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आप लिख लीजिए,
अगर देखा जाए तो यहां से आई कैन राइट v इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई इनटू एम आर। ओके, और इस v को उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो मेरा आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एफ नॉट आर स्क्वायर जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का। ओके, इनटू ई स्क्वायर। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ओके, इक्वल टू मास। ओके, मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेंगे, कितना होता है 9.01 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये सब डाटा मैं फर्स्ट क्लास में लिखवा चुका हूं, और आपको याद नहीं है तो फर्स्ट क्लास का लेक्चर देखिए और वहां से वो डाटा आप रिमेंबर कर लीजिए, किसी पेज पे लिख लीजिए, बार बार लिखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक बार में आपसे याद नहीं होने वाला है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट। ओके, पाई एफ नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। चलिए, ओके, मास वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ओके, एम स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर ऑलरेडी है। ओके, हमने लिख दिया। ओके, अब यहां से हम आर के लिए सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा मारपीट करते हैं। 4 गेट कैंसल। ओके, वन पाई को कैंसिल कर देगा। ओके, 1 एम एक एम को कैंसिल कर देगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर कैन बी रिटेन एज आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई, और एफ नॉट इधर जाएगा इंटू एफ नॉट को मैं पहले ही लिख देता हूं, एफ नॉट, चलिए सही है, पाई एम, ओके, अपॉन जेड। चलिए, अब देखते हैं इसमें, मैं इसको और अच्छे से लिखता हूं। रेडियस इज एफ नॉट एच स्क्वायर पाई, और ई स्क्वायर भी इधर आएगा, एम ई स्क्वायर जेड को छोड़ो, एन स्क्वायर बाई जेड। ओके, एफ नॉट प्लैंक कांस्टेंट, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सब मल्टीप्लाई या डिवाइड होके एक नया कांस्टेंट देगा। ओके, दिस ऑल 5 मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो एक नया कांस्टेंट देगा। उस कांस्टेंट को मैं बोल देता हूं यहाँ पे। ये सब आपको समझ में आया? शुड आई रिपीट वंस अगेन या हो गया? ओके, नहीं होता तो आप रिवाइंड करके फिर से देख लो। पॉज करो, थोड़ा सा लिखो, समझो, सॉल्व करो, क्योंकि बिना पॉज किए बिना समझे समझ में नहीं आएगा। सिंपल हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, ये फिजिक्स है, वो भी हायर लेवल का फिजिक्स है, बच्चों वाला है नहीं। तो रेडियस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं रेडियस का फॉर्मूला, क्योंकि आगे हम स्पीड निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, करंट निकालेंगे, तो सारा हमें पता होना चाहिए। रेडियस का वैल्यू आया R इजकल टू एफ नॉट एच स्क्वायर अपॉन
पाई एम जेड ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये अपना पहला फॉर्मूला आया। ओके, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, अब ये सारे क्वांटिटी तो कांस्टेंट थे। ओके, सारे का वैल्यू का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो तुम्हें एक अच्छा सा नंबर मिलेगा। मैं भी लिख सकता हूं R इक्वल टू सम कांस्टेंट R नॉट इनटू एन स्क्वायर बाई जेड। R नॉट इक्वल टू 0.539 into 10 to the power minus 10 meter, which can simply written as 0.539 angstrom. This is the value of R naught. Okay, ये आपको याद करने के बाद इसी को बोलते हैं बोर्स रेडियस कांस्टेंट। दिस इज बोर्स रेडियस। Okay, from here radius is directly proportional to n square। n कौन सा है कि n है वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है 1 2 3 4 5 6। ओके, z is radius is directly proportional to inversely proportional to z। z क्या है? एटॉमिक नंबर। ओके, कुछ डाटा कैलकुलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे 29 लिख लीजिएगा। दिस वैल्यू इज 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें मिला कि रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के पास। तो हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। ओके, अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का n इक्वल टू 1 पे अपना रेडियस होगा, ये रेडियस होगा r इक्वल टू r नॉट के बराबर, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और फर्स्ट ऑर्बिट में होता है n इक्वल टू 1। फॉर सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, r हो जाएगा R2 हो जाएगा। ओके, 2 का स्क्वायर बाई 4 यानी कि 4 R नॉट। थर्ड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 3, तो रेडियस हो जाएगा R3 हो जाएगा R नॉट अपॉन 3 का स्क्वायर बाई 1 विच इज गिवन 9 R नॉट। ओके, n इक्वल टू 4 पे आपको R4 मिल जाएगा R नॉट इंटू 4 का स्क्वायर बाई 1 विच इज 16 R नॉट। क्लियर है? हम हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसका रेडियस हो जाएगा R नॉट, सेकेंड ऑर्बिट में हो जाएगा 4 R नॉट, थर्ड ऑर्बिट में हो जाएगा 9 R नॉट, फोर्थ ऑर्बिट में हो जाएगा 16 R नॉट। ओके, क्लियर है? आप थोड़ा सा नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। Let me drink the water. थोड़ा सा हाइड्रोजन और हीलियम में कंपेयर करते हैं। लेट्स कंपेयर बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। थोड़ा स्पीड में बढ़ाता हूँ। ओके, आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि 1 घंटा के अंदर सारी खबर खत्म करना है। ओके, हमें मिला, ओके, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, यहाँ पे हीलियम लेता हूँ और यहाँ पे लिथियम लेता हूँ। ओके, He प्लस Li+2। ओके, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। बोर्स मॉडल एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हाइड्रोजन का Z होता है, एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का होता है 2 और लिथियम का होता है 3। ओके, अब इसमें n इक्वल टू 1 के लिए
हम कैलकुलेट करेंगे अपना रेडियस R1। ओके, तो R1 कितना हो जाएगा, इसमें तो R0 हो जाएगा। हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, हीलियम के लिए कैलकुलेट करते हैं, हीलियम का जो R होता R0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड था। ओके, तो R इक्वल टू 1 के लिए, हीलियम के लिए हीलियम का n तो 1 ही रहेगा और z 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि R इक्वल टू R0 बाई 2, R0 बाई R1 इक्वल टू R0 बाई 2। ओके, अब बात करते हैं लिथियम के लिए, तो लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, Z3 हो जाएगा, तो R1 इक्वल टू R0 बाई 3। अब n इक्वल टू 2 के लिए बात करते हैं, n इक्वल टू 2 के लिए R1 का वैल्यू हो जाएगा, ओके, R1 का वैल्यू रेडियस का वैल्यू हो जाएगा, R2 का वैल्यू हो जाएगा 4R0। ओके, n का वैल्यू 2 रखिए ना, हाइड्रोजन के लिए 2 का स्क्वायर 4, 4/1, तो 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स R0। ओके, हीलियम के लिए तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 R0। ओके, R2 आ जाएगा हीलियम के लिए 2 R0। ओके, लिथियम के लिए, तो लिथियम के लिए 2 के स्क्वायर 3 हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, R2 आ जाएगा हीलियम लिथियम के लिए R0 बाय, ओके, 2 का स्क्वायर 4/3, 4/3 R0। ओके, क्लियर है, R2 कैलकुलेशन सही है ना, ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। आपसे पूछ लेगा जेईई मेंस में, आपको सिंपली रेशियो पूछते हैं, जेईई मेंस में क्वेश्चन फ्रेम होता है रेशियो के बेसिस पे, वो आपको करने आना चाहिए। ओके, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा उस पर मेहनत करो। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। ओके, दूसरा कैलकुलेशन है अपना वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो हम वही करेंगे, L इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2 ओके, तो v इक्वल टू nh/2 इंटू m, ओके, इंटू r, ओके, nh/2 m इंटू r इज f0 h स्क्वायर, f0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m z, पाई m z तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो क्यों बाहर लिख रहे हैं। ओके, पाई m e स्क्वायर z। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा NH, ओके, पाई गेट कैंसिल, mm ऑल्सो गेट कैंसिल, ओके, h ऑल्सो गेट कैंसिल, ओके, तो 2 e स्क्वायर, ओके, e स्क्वायर f0 h स्क्वायर h n e स्क्वायर 2 twice of f0, ओके, वेरी गुड, ओके, n और z ऊपर गया तो z अपॉन n, ओके, z अपॉन n, देखते हैं वैल्यू डाटा, हाँ सही है, n स्क्वायर n, वेलोसिटी आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू v इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 2 f0 h
z upon n. Okay, this quantity is constant, तो v नॉट z by n. ओके, v नॉट का वैल्यू आएगा, हमें v नॉट का वैल्यू मिलेगा 2.193 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड. तो वी कैन से v is directly proportional to atomic number z, v is inversely proportional to n. ओके, कौन से ऑर्बिट में है. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं. वेलोसिटी का फॉर्मूला आया क्योंकि काम आएगा. वेलोसिटी इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ f नॉट h एटॉमिक नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑर्बिट n. क्लियर है. चलिए, तो अब हम कुछ वैल्यू का डाटा कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अगर इस तरह से आप खेल रहे हो फिजिक्स में तो ही आपका जाके कुछ होने वाला है जेईई मेंस में. अदरवाइज यू गो टू योर होम एंड वॉच द फोगो. चलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है. e स्क्वायर 2f नॉट h इंटू जेड बाई एन, where this quantity is constant which have value of 2.19 into 10 to the power 6 meter per second. Okay, and this is the z is a atomic number and n is a orbit. So for hydrogen atom, if electron revolving around first orbit, so we can say v1 is equal to v naught times z is for hydrogen 1 or 1 first orbit तो 1 v1 is equal to v naught. Okay, which have value of 2.19 into 10 to the power 6 meter per second. Okay, for electron orbit in second orbit we have to find v2. Okay, so v2 is equal to v naught by atomic number is 1. Okay, because directly proportional to atomic number, inversely proportional to orbits. Okay, for second orbit n is equal to 2, we can write v naught by 2. Okay, for third orbit v naught 1 by 3, we can write v naught by 3. Clear. For fourth orbit, okay, v naught 1 by 4, we can write v naught by 4, so on. Okay, the electron is revolving in first orbit, then its speed is v naught. Okay, it's revolving in second orbit, then its speed is v naught by 2. Electron is orbiting in a third orbit, then its speed is v naught by 3, and electron is orbiting in a fourth orbit, then its speed is v naught by 4. Got my point? Okay, should I move forward? Let's do this. Okay, अब let's calculate for hydrogen and helium. Okay, hydrogen, helium and lithium. Here hydrogen, He plus ion, helium, because Bohr's model applicable only single electron species. ओके, तो हमें इसे इलेक्ट्रॉन निकाल के सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनाए थे. ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. फॉर n z for hydrogen z is equal to 1, helium 2, lithium 3. Okay, for v1, okay, for n1 is equal to 1, n1 is equal to 1, n1 is equal to 1 first orbit. So v1 is equal to v naught. For here v naught is equal to, for helium v1 is equal to v naught into n by z by n. Okay, so v naught for helium z is 2. Okay, so 2 by 1, which is twice of v naught. So v1 is 2 v naught आया. Similarly for lithium, v1 is equal to v naught times, okay, z by 1. For helium z is 3 and n is 1. Okay, so 3 by 1, 3 v naught. Okay, for helium v1, for n is equal to 2,
V2 is equal to n is equal to 2, n is equal to 2, n is equal to 2, V2 is equal to for hydrogen V2 is equal to okay Z by n, Z is 1 n is 2, so 1 by 2, so V naught by 2. Okay, for helium, okay, helium Z is equal to 2, n is equal to 2, so 2 by 2 V naught, V2 is equal to V naught. Okay, for lithium Z is equal to 3 or n is equal to 2, so V2 is equal to for helium V2 is equal to 3 V naught by 2. Okay, clear? For n is equal to 3 we have to calculate V3 is equal to for hydrogen, okay, 1 by 3 V naught by 3, V2 for lithium, okay, Z is equal to 2 by 3, for lithium 3 by 3 V naught. If you observe this, then you get V naught, V naught, V naught, V naught. Okay, for hydrogen, helium, lithium, velocity is same for V1, V2 and V3. Hydrogen, helium, lithium, you observe this. Okay, hope you got my point. Up now we calculate omega. Okay, omega means angular speed. Omega is basically angular speed. Omega, angular speed of electron revolving around nucleus of an atom. Angular speed omega. Okay, omega is basically V by R. Omega is basically V by R. Okay, omega is V by R. So write the formula of V. V is equal to E square upon 2 F naught H into Z by N. Or radius is F naught H square upon pi m E square N square by Z. After solving this, you got E square e to the power 5. Okay, F naught get cancelled. Okay, pi got on top. Okay, H square H upon H cube. Okay, F naught get cancelled. Okay, H square Z square upon NQ into 2. Okay, this is the formula of angular speed. Angular speed है formula of this. एंगुलर स्पीड ओमेगा का वैल्यू है, आप याद कर लो, रिमेंबर कर लो, ओके, मेमोराइज कर लो जैसे भी हो. ओके, मैं तो याद करने को बोलता नहीं हूँ. ओके, और m also get multiply here. Okay, I m e square by 2 h q upon z square by n q. Okay, so here we get omega is equal to m pi e to the power of 5 upon 2h q z square by n q. सही है? आ रहा है ना कैमरे में? हाँ, आ रहा है
है दोस्तों, कैमरे में आ रहा है। ओके, आनी चाहिए कैमरे में, तभी तो आप चीजों को, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया लेवल का होता है। ओके, मिटा दूं। ओके, we get the velocity value of angular speed omega is equal to m pi e square, sorry, e to the power 5 upon 2h cube into z square by n cube. Okay, this is the omega naught constant. Its value have 4.14 into 10 to the power 16. Okay, z square by n cube. We can say that omega is angular velocity speed is directly proportional to square of atomic number or cube inversely proportional to cube of orbit number, which orbit जौन से orbit में वो orbit कर रहा है। सही है, सही है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं कुछ वैल्यू। लेट्स कैलकुलेट सम वैल्यू। लिख दिया ना ओमेगा का वैल्यू। हाँ, फॉर n इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1, तो ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का क्यूब विच इज ओमेगा नॉट। फॉर n इक्वल टू 2 ओमेगा 2 फॉर हाइड्रोजन एटम ओमेगा नॉट 1 का पावर 1 अपॉन 2 के पावर 3, 2 के पावर क्यूब। ओके, विच इज ओमेगा नॉट अपॉन 8। ओके, फॉर n इक्वल टू 3 ओमेगा 3 इक्वल टू ओमेगा नॉट 1 बाई 3 का क्यूब विच इज ओमेगा नॉट अपॉन 27। फॉर n इक्वल टू 4 ओमेगा 4 इक्वल टू ओमेगा नॉट 1 अपॉन 4 के पावर 5 विच इज 1 अपॉन 64 टाइम्स ओमेगा नॉट। समझ में आया? ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के लिए, सबके लिए निकाल लेंगे। अब बात करते हैं टाइम पीरियड का। ओके, टाइम पीरियड का ओमेगा लिख दिया मैंने, टाइम पीरियड का। इसी तरह हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, टाइम पीरियड देखो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वंस रोटेशन या वन रेवोल्यूशन या वन ऑसिलेशन। एक चक्कर लगाने में इसे जितने टाइम लगेंगे उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज m पाई e के पावर 5 अपॉन 2h क्यूब इनटू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ओके, आफ्टर सॉल्विंग आई गेट t is equal to this quantity is constant, so t naught into n cube upon z square। ओके, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया पाई पाई गेट कैंसिल। ओके, एच क्यू इज ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स एच क्यू अपॉन m e टू द पावर 5। एप्स नॉट कहीं पे मिस कर रहा है, एप्स नॉट ओमेगा में था क्या?
यहाँ पे एफ नॉट हम लोग मिस कर रहे थे, इनटू एफ नॉट n to the power 3 upon z square. Okay, this is the formula of time period. Okay, एक क्वांटिटी कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट का टी नॉट का वैल्यू आ जाएगा, टी नॉट इज इक्वल टू ए 10 टू द पावर कुछ रेंज में होगा 10 t 4.40 is equal to t naught is 1.5 into 10 to the power 5 16 second, 1.5 into 10 to the power minus 16 second. ये टाइम का वैल्यू आ गया, टी नॉट का वैल्यू। कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन के लिए Z तो 1 होता है, फॉर n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसके पास टाइम पीरियड लगेगा t, सारा वैल्यू रखोगे टी नॉट लगेगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए टी नॉट हो जाएगा टी हो जाएगा टी नॉट टाइम्स n के पावर क्यू 2 के पावर 3 अपॉन 1 हो जाएगा 2 2 3 8 टाइम्स टी नॉट। थर्ड ऑर्बिट के लिए टाइम का वैल्यू आ जाएगा 3 के पावर क्यूब बाई 1 27 टी नॉट। ओके, और n इक्वल टू 4 के लिए आ जाएगा t इक्वल टू टी नॉट 4 टू द पावर क्यूब 3 बाई 1 64 टाइम्स टी नॉट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है ना क्या कर रहा हूं मैं? ओके, और वैसे ही हम दूसरे एटम के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज जनरली frequency is 1 upon time period. Okay, the number of oscillation made by particle in a 1 second is known as oscillation frequency. The frequency का formula आ जाएगा 1 upon t. Okay, so we can write 4h square 4hq upon f naught m e to the power 5 nq upon z square. Okay, solve करोगे तो आ जाएगा n is equal to f naught m e to the power of 5 upon 4h cube, okay, z square upon n cube. फ्रीक्वेंसी मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया f naught m e to the power of 5 upon 4 times h cube n cube by z, z square by n cube. आया। अब बात करेंगे करंट का, कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। ओके, इफेक्टिव करंट, करंट होता है I से डिनोट किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, Q अपॉन T। ओके, Q अपॉन T। तो यहाँ पे Q क्या है? चार्ज है, इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, अगर मान लीजिए, फिर से समझाता हूं मैं। ओके, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ई रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। I इधर फ्लो करेगा तो कितना फ्लो करेगा? तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। फॉर इलेक्ट्रॉन के केस में Q हो जाता है E अपॉन T। वी कैन राइट E इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा f नॉट m e टू द पावर 5 अपॉन 4hq, ओके, z स्क्वायर बाई nq। ओके, अब सुनिएगा, ये हो जाएगा f नॉट m e टू द पावर 6 4h cube
जेड क्यू अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। तो करेंट बराबर आ गया हमें एफ नॉट एम e टू द पावर 6 अपॉन 4h³ इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। इसलिए सबका ये एक कांस्टेंट देगा, इस कांस्टेंट को मैं आई नॉट बोल देता तो आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10 टू द पावर -3 1.05 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। ओके, एक करंट का वैल्यू आई नॉट का वैल्यू आ गया। ऐसे ही हम लोग सारा कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगला वीक केस में हम अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो हमें मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना आना चाहिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई क्रॉस ए या एम क्रॉस बी और एम बी एम डॉट बी। तो ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए और अपनी जेई को तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ओके, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछो। ओके, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा, वहां पे भी आप पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्ट लेक्चर थोड़ा सा गंदा था, लेकिन उससे मैं डे बाय डे इसको सुधारूंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो हमने रेडियस निकाला, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, angular velocity is directly proportional to z square by nq. Okay, time period is directly proportional to nq by z square, frequency is directly proportional to z square by nq, और current is directly proportional to z square by n square nq. Okay, so thank you for watching and I hope you have a nice day.